अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से और ये जानने की कोशिश करेंगे सूरत हाल किस जानिब बढ़ रही है। पीडीएम और हुकूमत आमने सामने है। पीडीएम की 11 जमातों का इत्तेहाद कुछ मुश्किलात का शिकार है। पीडीएम के जो रूह रवा हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनकी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है आसिफ अली जरदारी साहब से, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, और उसमें गिले हैं कि उनके बच्चे यानी कि मरीम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बिलावल हाउस के अंदर बैठ के और यहाँ पे मरीम नवाज साहिबा जाती उम्र में बैठ के अगर फैसले करेंगी तो मेरी सदारत का क्या फ़ायदा। ये गिला है जिसकी खबर आई। इस खबर आने के बाद ये भी सामने आया कि मौलाना फजलुर रहमान शायद इसकी सदारत से साइड पर हो जाना चाहते हैं, मुस्ताफ़ी हो जाना चाहते हैं, जिसकी तरदीद मौलाना फजलुर रहमान ने बाज़ाब्ता तौर पर कर दी। पीडीएम किस मुश्किलात का शिकार है, पीडीएम के साथ आने वाले वक्त में होने क्या जा रहा है। मुस्लिम लीग नून जैसा कि कह चुकी है कि वो सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेगी और यही वो राय थी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को दी और उस पर उसने स्टार्ट में अमल नहीं किया, लेकिन उसके बाद उसने उस पर अमल करने का फैसला कर लिया। बहरहाल आज के प्रोग्राम में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इससे पहले जितनी जलसे जुलूस, तकारीर, कॉर्नर मीटिंग्स की गई, पब्लिक को मोबलाइज़ किया गया और अभी आने वाले वक्त के अंदर मोबलाइज़ करने का प्लान रखा जा रहा है, इस तमाम एक्सरसाइज का मकसद क्या है, इससे हासिल क्या होगा। हुकूमत इस चीज़ पे बड़ी कॉन्फिडेंट है और हुकूमत इस चीज़ पे बयानात भी दाग रही है और उसका कहना यह है कि पीडीएम का शराजा बिखर चुका है। पीडीएम एक हवा के झोंके की तरह है जो आएगी और चली जाएगी और यकीनन वज़ीर दाखिला भी ये कह चुके हैं कि ये जा चुकी है। वज़ीर आज़म ने आज अपने पार्टी के जो वज़रा हैं उनके बारे में एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा है कि इनको किसी भी सूरत पर अपोजिशन पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएम हमारे लिए किसी किस्म की परेशानी का बायस नहीं है, अपने आप काम पर तवज्जो दें, पीडीएम अपनी मौत खुद मर चुका है। प्रोग्राम में गुफ्तगू को बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे कबल एक मुख्तसर सी ब्रेक है, उस ब्रेक की जाने पड़ती है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। हमें नदीम रज़ा साहब ज्वाइन करें, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। साथ उनके नसरुल्लाह मलिक साहब मौजूद होंगे, वो भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों के वक्त देने का। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ मैं करता हूँ नसरुल्लाह मलिक साहब से। मलिक साहब सर ये बताएं, जो भी अभी सूरत हाल है पॉलिटिकल, पीडीएम की इस वक्त करंट जो स्टैंडिंग है उसको आप सर कैसे एनालाइज करते हैं? बुनियादी बात, अगर आप पाकिस्तान की सियासत को देखें कि ये 2 की सियासत है तो ऐसा नहीं है। और ये बसावकात हम जब तजिया करते हैं तो हम समझते हैं कि शायद पीडीएम या हुकूमत जो फ़ैसला कर चुकी है अब 100% उसके ऊपर अमल दरामद ही होगा। हमारे यहाँ हुकूमत के ख़िलाफ़ इत्तेहाद बनते हैं और इत्तेहाद जब बनते हैं उन इत्तेहादों के अंदर भी इख्तलाफात होते हैं। फिर उन इत्तेहाद बनने के बाद अपने अपने इंटरेस्ट भी बाहर सियासी पार्टियां उसको वाच कर रही होती हैं और देख रही होती हैं। फिर हुकूमत भी कुछ चीज़ें चाह रही होती है और हुकूमत अपने तौर पे अपने जो है वो चालें चल रही होती है और कोशिश कर रही होती है कि किसी तरीके से जो अपोजिशन का इत्तेहाद है या अपोजिशन की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक है उसमें कहीं ना कहीं दरार डाली जा सके। तो ये मुख्तलिफ आपके सेगमेंट्स होते हैं जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए जब पीडीएम ने एहतजाज का आगाज़ किया था तब तजिए किए जाने लगे थे कि इस्तीफ़े दे देंगे या इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा और हतमी होगा। तब भी आपको याद होगा मेरी नाकस राय ये थी कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ या कोई भी पाकिस्तान की सियासी जमात हो, हमारे यहाँ चूँकि मुकम्मल आइडियालॉजी की सियासत नहीं होती, इसलिए बहुत सारी चीज़ों पे कोई गिव एंड टेक्स होते हैं, कहीं आगे बढ़ता है, कोई पीछे हटता है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं जैसे कि आप हुकूमती ईवानों में भी देखते हैं कि अगरचे बज़ाहिर आपको नज़र आता है कि हुकूमत के अपोजिशन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं बातचीत भी हो रही होती है। तो मैं समझता हूँ कि पीडीएम भी ये चाहती है कि हुकूमत के ऊपर एक दबाव बढ़ता रहे, अगरचे उनके जो उसमें 2 बड़ी जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ हैं, उनकी लीडरशिप के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उस पर भी बातचीत होती रहती है मुख्तलिफ हलकों में। तो मैं समझता हूँ कि ये गिव एंड टेक, फिर आगे बढ़ना पीछे हटना, ये होता रहेगा। पीडीएम अपना एहतजाज किसी न किसी सतह पे करती रहेगी, लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, ये बड़ा हतमी बात कहना कि सेनेट के इलेक्शन का अगर उन्होंने ऐलान किया तो बिल्कुल नहीं इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, ऐसा नहीं होता। और या अगर वो कहें कि इस्लामाबाद की तरफ हर हाल में आने वाले हैं तो ज़रूर आएंगे। और आपको याद होगा इमरान खान साहब असम्बलियाँ गिराने गए थे, वापस APS की वजह से बेशक आए लेकिन वापस आ गए। तौल कादी साहब जरदारी साहब की हुकूमत गिराने गए थे, कुछ तय करके चीज़ें वापस आ गए थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हतमी तौर पर समझना
कि अगर कोई एक बयानिया दिया गया है तो उस पर मुकम्मल दरामद अपोजिशन की जमातें या हुकूमत की जमातें करेंगी, ये पाकिस्तानी सियासत में शायद दुरुस्त बात नहीं है मेरे ख्याल में। ठीक है, आप मेरे साथ ही रहिएगा, आपकी तरफ बढ़ते हैं नदीम साहब। सर ये बताइएगा, जिस तरह के अभी नसरुल्लाह मलिक साहब फरमा रहे हैं, क्या कोई एक चीज़ इसमें हतमी नहीं होती, क्योंकि अवाम को जो होप या उम्मीद दी जाती है वो यही दी जाती है कि ये डू और डाई है जिसकी जानिब हम बढ़ रहे हैं, नारे ऐसे बुलंद किए जाते हैं, जज्बा और वलवला इस तरह का बढ़ाया जाता है कि जी अब हम तब्दीली वाकई लेके आने लगे हैं और सब बदलने वाला है, तो लोग आपके साथ एक जान हो जाते हैं और बड़ी उम्मीद लगा बैठते हैं। क्या ये लोगों के लिए एक आई वॉश है या दिस इज़ हाउ इट इज़? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं लोग आप हो जाते हैं, इनके हो जाते हैं जब बात करो नहीं है पाकिस्तान की सियासत को, तो आप बेहतर समझते हैं आप भी कि ये दोनों जमातें या कोई भी जमात होती, इवन पीटीआई जब अपोजिशन में थी तो उसने किस तरह से बिजली के बिल भी जलाए थे और एहतजाज भी किया था, बहुत शिद्दत के साथ किया था एहतजाज। लेकिन ये वही जमातें जब इख्तिदार में आती हैं तो वही अवाम के दुश्मन बन जाते हैं और उन्हीं को बिल्कुल यानी कि रौन दिया जाता है, जिस तरह से हम देख रहे हैं, दोनों अखबार में देखा और अभी भी देखा। और ये जहां तक पीडीएम की बात है, पीडीएम देखने जो 11 जमातें थी, आगे चल के वो 10 हो गई है, एक निकाल दी थी, पीटीएम को उन्होंने निकाल दिया था, तो 10 जमातों का वो इत्तेहाद है। लेकिन देखिए सबके अपने अपने मफादात हैं और इस पूरी 10 जमातों में जो सबसे ज्यादा स्टेक है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टेक है, तो वो अपने हिसाब से पत्ते खेल रही है और सारी जमातें, और इसमें सिर्फ और सिर्फ मौलाना फजल रहमान है, उनकी शिद्दत वो जेन्युइन इसलिए है कि वो पहली बार इख्तिदार से बाहर हुए हैं, वो सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए वो शोर कर रहे हैं। लेकिन ये पीडीएम बना था, आपने भी देखा किस तरह से बना था और अभी भी जिस तरह मुंतशिर हो रहा है, जैसे कि 2019 के अंदर उन्हें यकीनदानी कराई गई थी जो इस्लामाबाद का फिर वो धरना खत्म हुआ था, और इस मरतबा भी कुछ यही सूरत हाल है जो आपने देखा कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनने शुरू हो गए पंजाब में भी, और ये इस्लामाबाद से भी आवाजें आ रही हैं, फिर अंदर से भी हो रहा है। इस तहरीक इंसाफ ये वाहिद हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को अगर देखें, उनको अव्वल रोज से शिद्दत का सामना था अपोजिशन की, लेकिन इस गवर्नमेंट को नहीं हुआ। इस गवर्नमेंट की जितनी चीजें कर दी हैं अवाम बदहाल है, लेकिन उसके बावजूद ये गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं है। अपोजिशन की अभी 10 जमातें हैं, इवन 16 भी हो जाए कोई नहीं है। इस गवर्नमेंट को जो खतरा है वो अपने इन हाउस खतरा है, अपने अंदर से खतरा है। आपके सामने पंजाब की सूरत हाल जैसे नजर आ रही है, वहां देखें 20 से 25 अफराद ने अलग बना लिया है, फिर वो जो चौधरी परवेज लाई है उनका ग्रुप अलग है, कामिल आगा के ऊपर लड़ाई चल रही है। तो ये सारी जितनी लड़ाई हो रही है वो वफाक की हो या सूबे की हो, वो सिर्फ इख्तिदार और मफादात की जंग है, क्योंकि सियासत में कहते हैं ना कोई चीज नामुमकिन नहीं होती, और सियासत होता ही है नामुमकिन को मुमकिन बनाना है। ठीक है, अच्छा ये नामुमकिन को इससे आगे बढ़ते हैं मैं वापस साहब की तरफ आता हूँ, मलिक साहब की तरफ जाते हैं। मलिक साहब ये बताएं, अब थोड़ा ज़रा स्पेसिफिक्स पे चलते हैं, सिर्फ थोड़ा सा एनालाइज करें। काफ लीग की सियासत बड़े खामोश हैं, साइलेंट हैं और एलाए हैं हुकूमत के, बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं मामलात को। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में काफ लीग बड़ा अच्छा ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि कुछ ऐसे इशारे किनारे लगते हैं कि बढ़ रहे हैं काफ लीग की जानिब, ऐसा है या सिर्फ एक खाम ख्याली है? देखिए, मैं पहले जैसा कि अर्ज़ कर रहा था कि पाकिस्तान की सियासत में सारी सियासी जमातें, और होता भी ऐसा दुनिया इन चीज़ों पे चलती है कि सियासी जमातें हों, अफराद हों, वो अपनी असेसमेंट करते हैं कि उन्होंने कैसे आगे बढ़ना है। काफ लीग के बारे में आपने सुना कि वो काफ लीग निकलने वाली है, नाराज़गियाँ हो गई, मोहन इस्लाही साहब को वज़ीर नहीं बनाया जा रहा और काफ लीग को वजारतें नहीं दी जा रही, लेकिन आप देखते हैं कुछ अर्से के बाद फिर मामला सेटल हो जाते हैं। पंजाब के अंदर काफ लीग का मसला ये है कि वो अपनी जो गुजरांवाला डिवीज़न है, ख़ासतौर पे गुजरात जो है, वहाँ पे वो चाहते हैं कि वहाँ किसी और की मुदाखलत ना हो, तो काफ लीग वहाँ काफ़ी हद तक कामयाब है। फिर काफ लीग अभी पिछले दिनों जो थोड़ी सी हल्की से इशारे दे रही थी नाराज़गी के, उसमें काफ लीग ने सेनेट की एक सीट पंजाब से वो ले लेनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इसलिए मैं समझता हूँ कि जब तक पीटीआई की हुकूमत है और जब तक पीटीआई की हुकूमत को आशीर्वाद भी हासिल है, उस वक्त तक काफ लीग तो हुकूमत का साथ रहेगी, वो साथ देगी। अब काफ लीग के पास दूसरे ऑप्शंस मौजूद नहीं है इस वक्त भी, तो मैं समझता हूँ अच्छा प्ले कर रही है काफ लीग और सारी सियासी जमातें। आप देख रहे हैं एमकेएम की अगर आप मिसाल ले लें, कभी वो नाराज़ नज़र आते हैं हुकूमत से, लेकिन फिर मामला सेटल होते हैं। पाकिस्तान की सियासत जो है वो बड़ी मुख्तलिफ सियासत है, ग्रोहों की इसी मलिक साहब इसी सियासत में इन्वॉल्वमेंट है, एस्टैब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट है।
बहुत से फैक्टर्स हैं जो सियासत में इन्वॉल्व होते हैं। इसी सियासत में मलिक साहब एक जैली सवाल है मेरा, वो ये है कि ये जो भी हम पीडीएम की, इससे पहले आप जवाब दे रहे थे, जो बात कर रहे थे, पीडीएम की सियासत के अंदर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इसका बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्पेसिफिक रोल के बारे में ज़रा बात करें कि जिस नहज, जिस स्टेज तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्पेसिफिकली नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी आई, क्या उनको आना चाहिए था उनकी बेटी साहिबा को, या शायद एक दो स्टेप पीछे रहते तो आज यहाँ पर ना होते जहाँ पर हैं? अब इसमें दो राय हैं। एक राय ये है कि वो समझते हैं कि इस इंतहा पसंदाना मौक़िफ़ की तरफ नहीं जाना चाहिए था। दूसरी राय जो पार्टी के अंदर भी मौजूद है, वो समझते हैं कि जिस तरीके से, जैसा वो समझती है मुस्लिम लीग नवाज़, कि उनको कॉर्नर किया गया, उनके लोग तोड़े गए, पार्टियों में से लोग निकाले गए, उनके टिकट वापस करवाए गए और इलेक्शन के साथ उनको बिल्कुल साइड पे करके इलेक्शन उनसे छीना गया, ये एक सोच पाई जाती है। अब उसमें जो मुस्लिम लीग के अंदर एक बड़ी सोच थी, वो ये थी कि हमें कम से कम इस पे इतना सख्त मौक़िफ़ अब इख्तियार कर लेना चाहिए, क्योंकि अब जितनी बातचीत भी हुई दरमियान में, मियां नवाज शरीफ खामोश भी रहे, मरीम नवाज़ भी खामोश रही, शहबाज शरीफ कोई ना कोई बातचीत चलाते रहे, तो उसका उन्हें कोई फ़ायदा हासिल ना हुआ, क्योंकि कुछ चीज़ें तय हुई थी जिस पे हुकूमत की तरफ से भी खामोशी इख्तियार की जानी थी, लेकिन ना हुई, और ये बयानिया चलता रहा चोर डाकू वाला। तो उसके बाद उन्होंने अपने इस बयानिए को पकड़ लिया जो वो इस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्ट टारगेट कर रहे थे, ताकि अपने वोटर्स को, अपने कारकुन को वो मुतमिन कर सकें कि हम इस्टेब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी पर हैं। दूसरी राय थी कि हमें इस टकराव पे नहीं जाना चाहिए था। देखिए मियां नवाज शरीफ की सियासत, मियां नवाज शरीफ जिस एज में हैं, 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रह गए, अब शायद उनके लिए मुमकिन भी रहा, जिस किस्म के मुकदमात भी उनके ऊपर हैं, कि वो पाकिस्तान की सियासत में दोबारा एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पे एमर्ज हो सकते हैं, ये वापस आ सकते हैं। उनका सबसे बड़ा मसला था कि उनकी बेटी मरीम नवाज़ सियासत करे और पॉपुलर वोट PMLN का उनके पास हो। तो मैं समझता हूँ अपने इस बयानिए से वो कामयाब हुए हैं। मरीम नवाज़ का इस हार्ड लेकिन मरीम के लिए उन्होंने मुश्किल भी खड़ी कर दी सर। मरीम ज़ाहिर उससे उन्हीं की बेटी हैं, वही नैरेटिव आगे कैरी करेंगी, उन्होंने कोशिश की है करने की। लेकिन मगर आप मुझे 1 मिनट दे दें, लेकिन आप ये समझें कि ये नैरेटिव मुस्तकिल बुनियादों पर होगा, तो मेरे ख्याल में ये भी हमारे यहाँ फिर सियासत में कम इल्मी कहा जा सकता है। यहाँ रातों रात चीज़ें बदल जाती हैं। आपको याद होगा जिस मियां नवाज शरीफ को ये कहते हैं हम वापस लाएंगे, ये बाहर भेजने वाली हुकूमत है। बरतानवी हुकूमत के ने पूछा था आप क्यों भेज रहे हैं, इन्होंने ख़त लिखा था कि हम इसलिए भेज रहे हैं कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए उनको इलाज की ज़रूरत है। चीज़ें कहीं और तय हो जाती हैं, लेकिन TV चैनल्स पर, अखबारात पर की सुर्खियाँ कुछ और होती हैं। इसलिए मैं समझता हूँ फिर वो मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ दोनों खामोश थे, उनका ट्विटर भी खामोश रहा, उनकी बयानबाजी भी खामोश रही। ये चीज़ें इतनी आसानी से हज़म नहीं होती कि वो बगैर किसी वजह के खामोश हो गए। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये समझना कि मियां नवाज शरीफ जिस लाइन को अबूर कर चुके हैं वहाँ से वापस नहीं आ सकते, ये भी सोच मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। किसी वक्त भी चीज़ें दोबारा से रीऑर्गेनाइज होती हैं, पैचअप्स होते हैं, दोबारा से डायलॉग्स होते हैं। ठीक है, दोबारा राउंड ऑफ टॉक दोबारा होते हैं। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे, प्रोग्राम में वक्त हो जाता है ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। नदीम रज़ा साहब, सर ये बताएं स्पेसिफिकली PDM की सियासत में जितनी भी 11 जमातें हैं, 10 जमातें हैं, इन जमातों में कौन सी जमात है जिसने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया और कौन सी जमात है जिसने सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया? एनालाइज क्या करते हैं आप? ये तो दो टोक बात होगी ना। आपने 11 जमातें कहीं, एक जमात ने फायदा ज्यादा उठाया, एक जमात ज्यादा लूजर है, तो इसीलिए उसमें एक जमात कम कर दी थी तो 10 रहे। तो इसमें सबसे ज्यादा जिसने भी गेन किया है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है बिलाशुबा। वो जिस तरह से उन्होंने पत्ते खेले हैं, वो जो कहा जाता था जरदारी साहब के लिए मशहूर था मकवाला, वो सब जानते हैं, दोहराने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने दुर्समत में अपने पत्ते खेले हैं। यही वजह है कि जो PDM जिस तरह से बनी थी, जिसका सरबराह मौलाना फजल रहमान को बनाया गया था, क्योंकि वो पिछले मार्च के वो दूल्हा थे 2019 दिसंबर के, तो इसलिए उनको आगे लाया गया था क्योंकि उनके स्टेज पे कुछ भी नहीं था। लेकिन ये अभी लूजर पे जो आप जाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन नून लीग क्योंकि इमरान खान के खिलाफ एक अवाम में सेंटिमेंट मौजूद था, और जो कहा जाता है जो उनकी पुष्पनाई कर रहे थे, उनके पीछे खड़े थे, वो भी खाइफ थे एक हद तक। लेकिन जो बयानिया आया, जो बयानिया इतनी शिद्दत का जो आया इदारों का नाम लेके सरबरान का, तो उसकी वजह से
ये अभी तक गवर्नमेंट मौजूद है, वरना तो आप सभी जानते हैं कि सारी बातें चल रही थी, दोबारा से फिर वही सिलसिला आया। जब बिलावल भुट्टो का देखें जो स्लोगन आया तहरीक अदम एतमाद का, तो कुछ तो है कि जितने वो आराम से बैठ गए हो और इन हाउस की बातें करनी शुरू हो गई हैं, तो ये सारी सूरत चल रही है। इसीलिए आप नजर रखनी पड़ेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पे, सारी की सारी उनकी है, क्योंकि उन्हें अपनी सिंध गवर्नमेंट की कुर्बानी वो नहीं देना चाहते। अभी भी देखें ना, जब बाय इलेक्शन हुआ है, आप उसकी मिसाल ऐसे लें, आप जो उमरकोट में हुआ है, अरबाब रहीम को जो हराया गया है कि जीडीए के कैंडिडेट थे, पीटीआई ने भी हिमायत की थी, उसके बावजूद वो सीट हार गए अपने इलाके की। तो जीडीए पहले भी नहीं जीती थी सिंध में। तो इसमें सारी चीजें आपके सामने हैं, ये हर चीज चल रही है। और पाकिस्तान में उस तरह से नहीं होता कि एहतजाजी तहरीक के जरिए गवर्नमेंट चली जाए। आपने माजी के दोनों अखबार में देखा है कितनी कैंपेन चलाई। ये इमरान खान की जमात थी जिसने इस्लामाबाद में बैठे रहे, तो क्या हुआ? अगर ये तासुर दे दिया जाए कि 1000 लोग या 10 लाख लोग लेकर आ जाए, हुकूमत घर चली जाए, ऐसा नहीं होता। और अभी भी जो सारी सूरत हो रही है, जो बिलावल भुट्टो का जो स्टेटमेंट आया है, वो भी उसी की जानिब इशारा कर रहा है कि अंदरूनी खाना चीजें जरूर चल रही हैं। जो पहले कह रहा था आपसे, पंजाब में जिस तरह से करमट ली गई है, तो वो भी एक सिग्निफिकेंट है। फिर काफ लीग की मूव, उसके ऊपर हमें नजर रखनी पड़ेगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज से खेल रही है और वहां पंजाब से काफ लीग को आगे लाया गया है। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब। सर आगे बढ़ते हैं, ब्रॉडशीट की थोड़ी सी बात करते हैं। मेरे इस पे ना बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं, बहुत सारे पाकिस्तानियों के, मेरे भी हैं, यकीनन आपके होंगे। लेकिन आप हमारे सीनियर हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, बड़े अरसे से आप रिपोर्ट कर रहे हैं और बड़े अरसे से आप एनालाइज कर रहे हैं। ये बताएं मलिक साहब कि ब्रॉडशीट में हुकूमत पाकिस्तान या और जितनी हमारी हुकूमतें गुजरी, हमारे साथ हुआ क्या? कहीं हम लीगली $30 मिलियन देते हैं, कहीं हम आउट ऑफ कोर्ट $15 लाख की सेटलमेंट करते हैं, कहीं किसी किस्म की हमें हजीमत उठानी पड़ती है, कहीं कोई चोर हमारे आगे आ जाता है और कहीं चोर जब जो उनकी निशानदेही हो जाती है तो हम सरेंडर कर देते हैं। ये पहले बताएं सर आप मलिक साहब कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। और दूसरा मुझे ये बताएं, जो इस वक्त की मौजूदा अपोजिशन है वो कहती है कि ये जो हुकूमत है हमारी ये एक्सपोज हो गई है, ये मौजूदा हुकूमत किस तरह एक्सपोज हो गई है? ये दो चीज़ें सर बताइएगा। देखिए, ब्रॉडशीट ने हमारे साथ वही किया है जो हमारे सियासतदान या हमारी हुकूमत अवाम के साथ करती है। मसला ये है कि ब्रॉडशीट ने जो कुछ सामने लेके आई चीज़ें, या जो कुछ उनके सरबराह के जो इंटरव्यूज़ हैं आप सुन लें, उसमें जो कुछ कहा जाता है उससे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितना अजीब व गरीब किस्म का खेल खेल रहे हैं। कभी वो किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी किसी और के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं, और दोनों जमातों को मौका मिल गया एक दूसरे की पकड़ी उछालने का। हमारे यहाँ सियासत में पकड़ी उछाली जाती है, इसलिए कि लोग ये नहीं सोचते। आम आदमी जो वर्कर होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, वो इस बात में बड़ा खुश होता है। ये साथ से निकल आए हैं, आपको याद होगा इमरान खान साहब AC उतरवा रहे थे मियां नवाज शरीफ का, अमेरिका में खड़े होकर, मैं पाकिस्तान जाऊँगा इसका AC उतरवा दूंगा। AC क्या उतरवाना था, मियां नवाज शरीफ को बाहर भेजना पड़ गया। ये हम समझते हैं कि हम इस किस्म के नारे दे के अपने कारकुन को खुश करते हैं। और साथ ही मैं आपसे एक और अर्ज कर दूं, देखें कौमी असम्बली में हम कहते हैं जी, अभी शेख साहब कह रहे थे सारे वफाकी वज़रा लगे होते हैं PTI के कि ये इस्तीफे नहीं देने थे इन्होंने, हमें पता था इस्तीफे नहीं देंगे। तो भाई साहब आपने भी इस्तीफे दिए थे कौमी असम्बली में, आपने जाकर तनख्वाहें सारी वापस ले ली थी, आप क्यों फिर उस कौमी असम्बली में गए थे? आपने जाकर सैलरीज तक वसूल कर ली थी, इन्होंने भी इस्तीफे देने के बावजूद। मसला ये था कि यहाँ हमारे यहाँ ये सारी सियासी जमातें करती हैं, इसलिए कि वो समझती हैं कि अपने कारकुन को, अपने वोटर्स को इन जज्बाती नारों से मुतमिन किया जा सकता है। ब्रॉडशीट के अंदर जो कुछ हुआ आपके वो सारा सामने है। ये सारे असासे पाकिस्तान लाने के चूँकि वादे कर चुकी है हुकूमत कि जी हम इनको लेके आएंगे वापस, और ये लूट मार का पैसा है, उसमें से कहीं पेशरफ्त नहीं हो सकती है, इसलिए ये सियासी बयानबाजी चलती रहेगी। आप खुद सोचिए, जिस मुल्क की सियासत में आपका वज़ीर दाखिला ये बात कहता हो कि अगर शहबाज शरीफ साहब हमारे आदमी हैं, लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब ज़रा बड़े भाई से हट जाएं, जेल से बाहर आ जाएंगे, इट मीन्स कि आपके सारे मुकदमे यानी सियासत पर मबनी हैं। यानी आप अपने पूरे एक इंसाफ के निज़ाम को, आप अदालती निज़ाम को, आप अपने पूरे एहतसाब के निज़ाम को, यानी ये साबित कर रहे हैं कि सारा झूठ पर मबनी है और ये किसी के बाजू मरोड़ने के लिए। आपको याद होगा वज़ीर दाखिला एजाज शाह साहब ने क्या कहा था, अगर 4-5 लोग मियां नवाज शरीफ के साथ ना होते, उनको गलत एडवाइस ना करते, तो आज वो चौथी बार इस मुल्क के वज़ीर आज़म होते। इसका मतलब ये कि फिर आपने केसेस क्यों बनाए? फिर आप ये जो बयानियाँ लेके आ रहे हैं कि वो केसेस की वजह से इस मुल्क से उनको जो है हुकूमत से निकलना पड़ा। इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ बिल्कुल ब्रॉडशीट भी आपके साथ वही कर रहा है। कभी वो कह देते हैं, आपको याद होगा, मैं उनका एक इंटरव्यूज़ अगर आप देखें उसमें वो कहते हैं पाकिस्तान के नैब के मैं मुकदमात को देखता हूँ और वो सारे नैब के मुकदमात जो है वो झूठ पर मबनी हैं, वो सियासत दानों को जो है वो तंग करने के लिए बनाए जाते हैं।
दूसरी तरफ वो कहते हैं कि इन लोगों के असासे यहाँ पे मौजूद हैं और मेरे पास 1 बिलियन अकाउंट का डिटेल्स भी मौजूद हैं। मेरे ख्याल में ये हमने, चूँकि हर दौर में मुशर्रफ साहब का नायब का निज़ाम हो, नवाज शरीफ साहब के ज़माने में सेनेटर सैफ रहमान साहब का नायब का निज़ाम हो, पीपल्स पार्टी का ज़माना हो, या आज इमरान खान साहब की हुकूमत हो, आपने एहतसाब के इस पूरे निज़ाम को, इस अमल को लोगों के बाजू मरोड़ने के लिए इस्तेमाल किया है और उसके लिए कोई आपके पास ये नहीं है कि आप मेरिट पे या इंसाफ पर या करप्शन खत्म करने के लिए इस निज़ाम। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ वक्त प्रोग्राम का हमारा बहुत शॉर्ट है। नसरुल्लाह मलिक साहब मौजूद थे, नदीम रज़ा साहब मौजूद थे, सीनियर एनालिस्ट हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप दोनों का, मेरे सीनियर, आपने वक्त दिया हमें। प्रोग्राम में वक्त अच्छा था, ब्रेक ही जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में ज्वाइन करें ज़रार खोड़ो साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। ज़रार खोड़ो साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं, मौलाना फजल रहमान की गिले शिकवों से भरपूर कॉल अपने जो बाकी उनके एलाए हैं, उनके सरबराहान को उन्होंने की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जरदारी साहब को, पीटीएम की ओवरऑल जो स्टैंडिंग है उसको कैसे एनालाइज करते हैं आप? देखिए, वो जाहिर है कि मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अभी तक अपने मकासद वो हासिल नहीं कर सके और शायद आने वाले दिनों में भी नहीं कर सकेंगे। पहला तो बुनियादी सवाल ये होना चाहिए कि उनके मकासद हैं क्या आखिरकार। एक कैसे कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने वाले और होते हैं और खाने वाले और होते हैं, तो यहाँ पर दिखाने वाले दांत तो ये है कि जी वजीर आजम इस्तीफा दे, नई इलेक्शंस हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये तो मेरा ख्याल है कि रियलिस्टिकली हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला। दूसरी बात कि जो एक्चुअल इनके हो सकते हैं, और मैं मतलब मुख्तलिफ पार्टीज की बात नहीं कर रहा, मैं वो बात कर रहा हूँ जो इनका एक कॉमन शेयर्ड इंटरेस्ट है, वो शायद ये है कि जिस चीज को हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं इस मुल्क में, वो अपना हाथ पीटीआई हुकूमत से हटा दे, मतलब एक न्यूट्रल किरदार अपनाए। ये मेरा ख्याल है कि उनका शायद मिनिमम रियलिस्टिक एजेंडा है। क्या ये भी मुमकिन है? मुझे तो थोड़ा सा अब मुश्किल लग रहा है, क्योंकि शायद इस्टेब्लिशमेंट पर इतनी बातें करने और उन पर दबाव डालने का मकसद ये था कि सर आप थोड़ा सा पीछे हट जाएं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको लॉजिकली देखें तो मुझे तो नहीं लगता कि इस्टेब्लिशमेंट के भी कोई इंटरेस्ट है कि वो पीटीआई हुकूमत की सपोर्ट ना करें, या कोई एक जैसे ये बकौल पीडीएम के एक न्यूट्रल किरदार अदा करें। मेरा ख्याल है कि उनके पास भी कोई ऐसा चॉइस नहीं है, कोई बी टीम नहीं है। जैसे माजी में हम देखते हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट किसी की एक पार्टी की बैकिंग खत्म करती है तो कोई और पार्टी की बैकिंग करती है ना। इसी तरह तो ये हमारे रिवॉल्विंग जो ये म्यूजिकल चेयर्स की जो गेम चलती रही है पाकिस्तान में दहाइयों से, ऐसी ही चलती रही है। लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि एस्टैब्लिशमेंट के पास भी कोई और ऑप्शन है। चुनाचे सिर्फ इन चीजों को देखते हुए मुझे काफी मुश्किल लगता है कि ये मूवमेंट कोई एक्चुअल असर करेगी हुकूमत पे, एक्सेप्ट फॉर सम डिग्री ऑफ प्रेशर। लेकिन वो प्रेशर भी कितना होगा, ज्यादा नहीं लग रहा मुझे। अच्छा, ये तो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ज़रार साहब मुझे ये बताएं कि जो आप अभी एनालिसिस पेश कर रहे हैं, इसकी रूह से ये आई ओपनर लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि लोगों को तो यकीनन ये कहा गया था कि हम यहाँ डू के लिए जा रहे हैं या डाई के लिए जा रहे हैं, तो लोग तो आपकी कॉल पर लबैक कर देते हैं। लेकिन आप अगर लोगों को साथ लेकर चले और उनका कहते हैं आपके ऑब्जेक्टिव लेकर आप चलें हुकूमत के ख़िलाफ़, तो आप अब कहते हैं आज चलो दाल गली नहीं है, जो है जैसे है चलाते हैं। लोगों का तो मसला वहीं का वहीं रह गया, लोगों को तो आपने बेवकूफ़ बनाया, ऐसा है? देखिए, अभी आई थिंक अपना वक्त होगा कहना कि वो रुक गए हैं, वो अपनी मुहिम तो चलाएंगे। अब देखिए, एकदम तो नहीं होगा ना कि सर नहीं यार कुछ नहीं हो रहा तो हम घर चले जाते हैं। जाहिर है कि एक फेस सेविंग भी करनी होती है, जाहिर है कि एक, और अगर आप कम अज कम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर हम बात करें और JUIF की बात करें तो उनका एक बहुत सख्त मौक़िफ़ है। उससे अगर पीछे हटना भी है तो आप एकदम नहीं हट सकते। वो भी आपको पता है सियासत में क्या करना होता है, ग्रेजुएट लाइन डाउन करना होता है। ये है अगर वो वाकई ही पीछे हटना चाहे। जहां तक अवाम की नैरेटिव की बात है सर, तो देखिए
पीडीएम की मूवमेंट देखकर कोई पीटीआई सपोर्टर नहीं कहेगा कि सर मैं बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, हम इनको ज्वाइन कर लेंगे। या इमरान खान साहब की कोई स्पीच सुनने के बाद कोई पीटीएम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर शायद मुश्किल ही है कि कहेगा कि नहीं सर ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, मेरे लीडर तो वाकई चोर और डकैत है, मैं इनके सपोर्ट नहीं कर रहा। जितने हम बटे हुए हैं, मेरा ख्याल है कि लोगों ने जो पहले से ही तय कर लिया अपने जहन में, वो ही तय करके ही रहेंगे। इससे मैं नहीं ख्याल के कोई इतना बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन जाहिर है कि एक पॉलिटिकल सेटबैक अगर मूवमेंट बिल्कुल ही फेल होती है तो एक पॉलिटिकल सेटबैक तो होगा और इसका एक नतीजा ये होगा कि पीटीआई की हुकूमत मजीद कॉन्फिडेंट हो जाएगी। अच्छा, ये बताएं, अब आगे बढ़ते हैं। ब्रॉडशीट केस के ऊपर अपोजिशन ये कहती है, पीडीएम की 11 जमातें ये कहती हैं कि हुकूमत की नाअहली है, करप्ट हुकूमत, और ये जो फ्रॉड में बनी हुई हुकूमत है इसके लिए मुंह पर तमाचा है, ये है वो है। अब मुझे थोड़ा सा टेक्निकली समझाएं कि मौजूदा हुकूमत इसकी जिम्मेदार ब्रॉडशीट केस की कैसे है और इस पे सियासत क्यों की जा रही है? जी, ब्रॉडशीट का किस्सा मतलब 99-2000 से शुरू हुआ है ना जी। अगर इसमें कोई चीज वाज़ेह है वो है कि आपकी रियासती लेवल पर किस किस्म की इनकॉम्पिटेंस है। ये तो बहुत एक लंबी कहानी है अगर आप पूरी इस पर बात करना चाहें। ना सिर्फ ये भी एक साबित होता है कि ये जो जिसको हम बड़ी जोश व खरोश से एहतसाब का निजाम कहते हैं ना यार, ये डे वन से एक ब्रोकन सिस्टम था। इसका मकसद कभी एहतसाब नहीं था, इसका मकसद सिर्फ था दबाव डालना। मैं आपको अवतार शेरपाव का केस दोबारा दोहरा सकता हूँ अगर आप चाहें। और ये सब मूसवी साहब के मुताबिक है, मैं ये नहीं कह सकता कि ये 100% सच है और 100% गलत है। ये उनका बयान है और उनका बयान आपको अच्छी तरह से पता है कि बकौल मूसवी साहब $3.5 मिलियन अवतार शेरपाव के मिले इन्हें। उन्होंने बताई हुकूमत को, हुकूमत ने लेके अगेन अकॉर्डिंग टू मूसवी वही डॉसियर शेरपाव साहब के सामने रखा और कहा कि सर ये केस बनता है आपके ऊपर, बेहतर नहीं होगा कि अगर आप पीपल्स पार्टी पेट्रियट्स को ज्वाइन कर लें, जो उस वक्त मुशर्रफ साहब ने एक फॉरवर्ड ग्रुप बनाया था ना। अच्छा, फैसल सालेह हयात के साथ भी यही हुआ, रावत मरूम राव सिकंदर साहब के साथ भी यही हुआ, खारून और हुमायूं अख्तर साहब के साथ भी यही हुआ। फर्क इतना था कि वो पेट्रियट्स में नहीं गए, वो पीएमएलक्यू में गए। तो देखिए ये चीजें तो हमारे सबके सामने है ना। ये तो मतलब कोई बहुत ही कोई भोला होगा जो समझेगा कि वाकई ये सारी चीजें एहतसाब के लिए की जाएंगी। ये वो धूल है जो हमेशा पाकिस्तानी अवाम की आंखों में फेंकी जाती है और हम हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह बेवकूफ भी बनते रहते हैं। और उम्मीद है मुझे कि आने वाले सालों में, दिहाइयों में एक और नस्ल भी बेवकूफ होगी इसी नारे के पीछे। जहां तक और भी उनके बहुत इल्जाम हैं, मुझे तो एक चीज समझ नहीं आती सर कि ब्रॉडशीट वाले आए कहां से थे, ये मुझे कोई समझा दे। आपने सारी वो कहानियां सुनी होंगी तारिक मलिक साहब की, राइट, कि ब्रॉडशीट की तो सर उस वक्त मतलब एक डिफंक्ट कंपनी थी, एक बैंकरप्ट कंपनी थी, उनका ना ऑफिस था ना कुछ था। तो कहां से अब पाकिस्तान की जो उस वक्त की हुकूमत थी उनको पता कैसे लगा ये ब्रॉडशीट नाम की एक कंपनी है? अच्छा, फिर मिलियंस ऑफ डॉलर्स के आपने जुर्माने उनको दे दिए हैं, इसका एहतसाब कौन करेगा? हाँ, यहाँ पर तो मतलब एक मैड इल्जाम के ऊपर आप लोगों को लैब कस्टडी में डाल देते हैं, महीनों तक उनकी पेशी ही नहीं होती। लेकिन जिन लोगों ने ये किया, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये मुशर्रफ दौर की बात है, राइट, उनका एहतसाब कब होगा? तो अगर वो नहीं होगा ना सर, तो आप 1000 कमेटियां बनाए, कौन मानेगा आपकी बात को? जहां तक इस हुकूमत की बात है तो ये तो लेट एंट्री है ना इस पूरे स्कैंडल ब्रॉडशीट वाले किस्से में। इनका मुझे नहीं लगता इसमें कोई आज तक लेना देना है, सिर्फ ऑफकोर्स एक्सेप्ट के जो बातें मूसवी ने की है शहजाद अकबर के बारे में भी, और उसमें भी कोई मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि उसमें कोई मतलब अंडर हैंडेड कोई बातें की हुई है या कोई करप्शन की बातें हुई है। ज्यादा से ज्यादा अगर आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा अनप्रोफेशनल और इनकॉम्पिटेंट तरीके से हैंडल किया है। लेकिन ये मसला तो पहले से शुरू हुआ था। ब्रॉडशीट ना इस हुकूमत के लिए कोई ज्यादा नुकसानदेह है, लेकिन ना ही इस हुकूमत के साथ कोई ज्यादा फायदेमंद है। मसला हमारा क्या होता है ना सर, कि हम एक टिकर पढ़ते हैं, हाँ, हम खबर नहीं पढ़ते। ब्रॉडशीट की वो जो इंटरव्यूज है, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो इब्तिदाई टॉक शोज हुए थे उसके ऊपर उन्होंने मूसवी का इंटरव्यू ही नहीं पढ़ा था। जिसने जो अपनी चीज अपनी मतलब की निकालनी थी ना, मैं अगर प्रो पीटीआई हूँ तो मैं वही चीजें निकालूंगा जो मेरे नैरेटिव को सूट करती है। मैं अगर नून लीग के साथ हूँ तो मैं वही चीजें निकालूंगा जो नून लीग के नैरेटिव को सूट करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभी आपको पूरी पिक्चर भी देखनी चाहिए। पूरी पिक्चर देखने की जहमत किसी ने नहीं की और ना ही हम कभी ऐसा करते हैं, कोई नई बात नहीं है।
बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ ज़रार खोड़ो साहब मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल ज़रूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।